तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, OCM का 6th चैप्टर। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं इसका मैं शॉर्ट समराइज फॉर्म में पहले तुम लोग को बता दूं कि इसमें हम वो सीखेंगे कि बिजनेसमैन जो है या बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड होने लग गई है आजकल। यानी उनका मेन पर्पस, सोल पर्पस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होने लग गया है। तो बिजनेस मैन कहीं ना कहीं ये भूल जाता है कि उसको प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर का भी सोचना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी के वजह से ही वो आज अपना बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल लेवल पे लेके जा पाया है। या बिजनेस अगर ग्रोथ कर रहा है या बिजनेस एक्सपांड हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम बोल सकते हैं कि उन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, हम जैसे कस्टमर्स हैं जो उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। उसके अलावा सोसाइटी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उनके कंपनी में पैसा लगाते हैं। कंट्री की गवर्नमेंट है जो उन्हें कंट्री के अंदर ये बिज़नेस कंडक्ट करने दे रही है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिज़नेस अपने अकेले के दम पे कभी प्रॉफिट नहीं कमाता, अपने अकेले के बेस पे कभी वो एक्सपांड या ग्रोथ अचीव नहीं करता। बहुत सारे लोग मिल के एफर्ट्स डालते हैं कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इस बिज़नेस का भी ये फ़र्ज़ है कि जो सोसाइटी उसके लिए इतना कुछ कर रही है वो भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड के अलावा हमारा एक और एम होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे सोसाइटी का वेलफेयर। तो बिज़नेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छा सोचे, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी एंड ऑल टाइम पे देता रहे, एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह टाइम पे देता रहे। अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। प्रमोशंस, जॉब सिक्योरिटी, ये सब एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग। ठीक, अगर हम उसी तरह बात करें कस्टमर्स की, तो बिज़नेस का ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाओ। उनके प्राइजेस ना ज़्यादा हाई होने चाहिए, रीज़नेबल प्राइजेस पे तुम्हें गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद उन्हें चीट नहीं करना है, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि उन्हें हाई स्टैंडर्ड गुड्स बोल के लो क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर दिए या उनसे कुछ भी तुमने प्राइस चार्ज कर लिया। तो इस तरीके से हम कस्टमर्स के बारे में भी सोचेंगे। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करें। वो बिज़नेस के जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म करते रहें विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो वैसे ही गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो टैक्सेस एंड ऑल है वो हमें टाइम टू टाइम पे करने चाहिए। कुछ रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट फ्रेम करती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स इलीगल है जिनका प्रोडक्शन या जिनका सेल्स बैन होता है, जैसे बहुत सारे टबैको प्रोडक्ट्स है। इन सब का बिज़नेस हमें नहीं करना चाहिए। सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचें तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें। एनवायरनमेंट को हम हमेशा जितना हो सके उसको हम वेस्टेज वगैरह जो भी है रिसोर्सेज के वो हम कम से कम करने की कोशिश करें। और ठीक उसी तरह सोसाइटी में हम जब भी उन्हें डोनेशन की नीड पड़ेगी, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे या अभी हम देख सकते हैं पेंडेमिक के टाइम पे, तो हमें फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, पैसों की। तो ये फंड्स वगैरह जो है वो भी बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं डोनेट करना चाहिए, बिकॉज इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हमें भी कुछ ना कुछ उनके लिए इन रिटर्न करना चाहिए। तो जब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम फुलफ़िल करेंगे, इसको हम इस पूरे चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं कि एक बिज़नेस के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स, जैसे यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर टेबल में देख सकते हो 6.2 में, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसमें ओनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, ये सब आ गए। तो ये हमारे चैप्टर का मेन पार्ट रहने वाला है। इसके अलावा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हम करेंगे इस चैप्टर में, जैसे CSR करके कॉन्सेप्ट जुड़ा है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता क्या है। Social responsibility of business implies the obligation of the management of a business enterprise to protect the interest of the society. No business exists in isolation. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि कोई भी बिजनेस अकेले दम पे इतना सक्सेसफुल नहीं होता या ग्रोथ अचीव नहीं करता। उसको बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें एफर्ट्स लगाते हैं, तब जाके बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो, एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। Thus, it becomes important that business should do something for the society in return. तो ये सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रही है बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, तो ऑब्वियसली बिजनेस को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हम इनको, सोसाइटी के जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा करें।
इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले लाइन में लिखा है a socially responsible firm should not work solely for profit maximization but should also seek the welfare of different section of the society। अब यहाँ पे बोला है कि नो डाउट बिजनेस को प्रॉफिट तो अर्न करना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, अच्छे रिटर्न्स कैसे दे पाएंगे इन्वेस्टर्स को। बट सिर्फ प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइजेशन गोल रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम दूसरे मेंबर्स को कहीं ना कहीं चीट कर जाओगे, तुम कस्टमर्स को लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करोगे, उनको एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाओगे, तुम उनको प्राइजेस कुछ भी चार्ज करने लग जाओगे, अगर तुम्हारा मेन एम सिर्फ प्रॉफिट कम अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न करना तो एक एम होना चाहिए, बट साथ में हमें सोसाइटी का वेलफेयर करना है, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें पॉलिसीज एक्शंस लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो अगले पार्ट में तुम लोग देख सकते हो वही लिखा हुआ है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट विद विच इट इंटरैक्ट्स, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट ही है जो तुम्हें मैन पावर दे रहा है, जो तुम्हें मशीन्स दे रहा है, जो तुम्हें रिसोर्सेज दे रहा है। तो तुम्हें भी उन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की कदर करनी चाहिए, बिकॉज इनपुट से लेके आउटपुट तक, जैसे अगर समझो हमें कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल लगेंगे, हमें लेबर लगेगा जो वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके देगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एनवायरनमेंट से मिल रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करो ही, साथ में जो भी रिसोर्सेस है उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता रहना चाहिए। After covering the inputs into output, the organization sets aids to the various segments of the society that are also important components of the environment. Thus, existence a business organization depends on the society both for the procurement of required input and disposal of its output. तो इनपुट के लिए भी रिसोर्सेस की ज़रूरत होगी, वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलेगा। इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हम जब बेचने जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स उनको खरीदेंगे तो जाके अपना बिजनेस सक्सेसफुल जाएगा। तो एक पूरे बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन एक ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपने अकेले दम पे बिजनेस चला रहा हूँ। बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स लगे हुए हैं, पैसा लगा हुआ है, वो पैसा इन्वेस्टर्स का लगा हुआ रहता है, एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कस्टमर्स गुड्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट तुम्हें रूल्स रेगुलेशंस के साथ प्रॉपरली बिजनेस कंडक्ट करने दे रहा है, सोसाइटी तुम्हें अलाउड कर रही है कि तुम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आके बिजनेस करो, क्योंकि ऑब्वियसली उससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को, और ये सारा नुकसान जो वो एट द एंड अल्टीमेटली सोसाइटी के ऊपर ही एक ड्रॉबैक साबित होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा फुलफिल कर पाए, ताकि इनडायरेक्टली इसका जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म में कंपनी को ही मिलेगा। जैसे मान लो अगर कस्टमर्स को हम खुश रख पा रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन मैं कस्टमर्स को सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा के दे रहा हूँ जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स अच्छे क्वालिटी के हैं, गुड्स का प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, हम गुड्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है उस गुड्स के अंदर हम उसके ऊपर टोटली वर्क कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का और क्वालिटी इंप्रूव किया जाए। तो जब हम इतना एफर्ट्स डालते हैं टुवर्ड्स कस्टमर, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर भी अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहेगा। जब तक उसे वो प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जब तक वो खुश है उस प्रोडक्ट का प्राइस पे करने में, तो वो अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। सेम गोज़ विद एम्प्लॉयज़, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छा पे कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को वर्किंग कंडीशंस अच्छा दे रहे हैं, हम उनको टाइम टू टाइम लीव दे देते हैं उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर, तो एम्प्लॉयज़ को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि कंपनी एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा ध्यान रख रही है, और एम्प्लॉयज़ भी ऐसी कंपनीज़ को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो हम जब इनके लिए कुछ रिटर्न में करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग भी उतने ही एफर्ट्स के साथ कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म में पूरा बेनिफिट कंपनी को ही जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर कंपनीज़ को अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के ऊपर सोचना चाहिए। अगेन कॉन्सेप्ट में उसी की बात होगी कि हमें वो पॉलिसीज़ बनाने चाहिए, हमें वो एक्शंस लेने चाहिए जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, जो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे। रीड करते हैं कॉन्सेप्ट। Social responsibility of business refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society. तो प्रॉफिट के लिए तो तुम वैसे भी कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हो, पॉलिसीज़ बनाते रहते हो, उसके अलावा भी तुम्हें ऐसे पॉलिसीज़ बनाने हैं, ऐसे रूल्स बनाने हैं, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए साबित होने चाहिए। So all the activities of business should be performed in such a manner that they will not harm any part of the society, rather they will protect
एंड कंट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो हमें वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हम सोसाइटी को हार्म तो ना करें, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, बट साथ ही साथ हम उन्हें प्रोटेक्ट भी करें और हम उनके वेलफेयर के लिए, उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट करें। ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेशन में भी तुम लोग देख सकते हो, फर्स्ट डेफिनेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज एक्शंस और टू फॉलो दोज लाइन्स ऑफ एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एज वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। तो वो पॉलिसीज फ्रेम करना या वो डिसीजंस लेना या वो एक्शंस लेना जो ऑब्वियसली डिज़ायरेबल है, प्रॉफिट के लिए नहीं, डिज़ायरेबल है फॉर द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के गोल्स को अचीव कर पाएँ, सोसाइटी को वेलफेयर जितना दे पाए उतना उनको डेवलप करना है, उतना उनके ग्रोथ अचीव करवाना है। तो हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। अब जब हम सोसाइटी बात कर रहे हैं तो हम हर वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स और सोसाइटी, कम्युनिटी। तो हम एक डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। अब नीचे आगे वही चीज़ें लिखी हुई है कि इंडिया में तो ये बहुत एंशिएंट टाइम से हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। चाणक्य का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, फिलोसोफर्स लाइक चाणक्य फ्रॉम इंडिया एंड प्री क्रिश्चियंस एरा फिलोसोफर्स इन वेस्ट प्रीच एंड प्रमोटेड एथिकल प्रिंसिपल्स वाइल डूइंग बिजनेस। तो एंशिएंट टाइम से लोग बोलते आ रहे हैं कि बिजनेस करो, बट बिजनेस गलत तरीके से मत करो, बिजनेस में तुम किसी को लूटो मत, तुम्हें बिजनेस करने चाहिए विद सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ तक अपना इंट्रो खत्म होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर में है क्या। अब हम पढ़ेंगे कि ठीक है, जो भी हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इसकी ज़रूरत क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो क्या होता, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, और हम क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट पॉइंट में तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, और जिसमें लिखा हुआ है, अच्छा देखो ट्रस्टीज क्या होता है कि जब हमें कोई नीड पड़ेगी, जैसे मान लो हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि जब हमें नीड पड़ेगी तो वो हमारी हेल्प करेगा। ट्रस्टीज यूजुअली वही होते हैं जो हमारे बिहाफ पे, मतलब हमारे डेवलपमेंट के लिए वो अर्न कर रहे हैं। ऐसा माना जाएगा कि वो अगर प्रॉफिट अर्न भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। इस तरीके का हम उनको अपने ट्रस्टीज समझ चुके हैं। तो बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी के ट्रस्टीज है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बहुत बार आता है। तो तुम्हें इस पॉइंट में वही बोला गया है कि ये ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल होनी चाहिए। यानी बिजनेस जो भी कर रहा है वो एट द एंड प्रॉफिट तो अर्न करने के लिए कर ही रहा है, बट उसको साथ ही साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन रहेगा अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हम रीड कर लेते हैं। ट्रस्टीशिप इज एन सोशल इकोनॉमिकल फिलोसॉफी दैट वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी. It provides a mean by which the wealthy people would be the trustees of trust that looks after the welfare of the people in general. तो हमने इनको ट्रस्टीज बना दिया कि हमारे भले के लिए जो भी करना है वो तुम करोगे। तो अभी आज के डेट में बिजनेसमैन को क्या बोला जाता है, आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी। अब हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रस्टीशिप्स के रिगार्डिंग कि हम बिजनेसमैन को ट्रस्टी समझते हैं। तो ऑब्वियसली बिजनेस को भी ये समझना चाहिए कि सोसाइटी जब उन पर इतना भरोसा कर रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे कंपनीज उनको हेल्प करेगी, कंपनीज उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, कंपनी अपने कंट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को भी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से जान लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आ रहा है चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। अब इसमें मैं तुम लोग को बस इतना बता दूंगा कि पहले के कस्टमर्स और आज के कस्टमर्स के सोच में बहुत डिफरेंस आ गया। पहले कस्टमर्स हो या एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी सोसाइटी का एलिमेंट क्यों ना हो, वो सिर्फ लिमिटेड सोचा करते थे। जैसे कस्टमर्स क्या सोचते थे कि एक पर्टिकुलर कंपनी अगर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है तो उसका काम इतना ही है कि वो खाली आए और प्रोडक्ट बेच के चला जाए, यानी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। हम सिर्फ इतना सा एक्सपेक्टेशंस रखते थे कंपनी से। बट आज के डेट में जो कस्टमर्स है वो सिर्फ इतना सा सोच नहीं रखेंगे कि आप आके खाली प्रोडक्ट बेच के जाओ। अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली हमें आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, हमें सर्विस सेंटर चाहिए। अगर हमें उसके रिगार्डिंग कुछ कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंसेस है, तो हमारे वो कंप्लेंट सॉल्व होनी चाहिए। साथ ही साथ कंपनी उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर फिर से मार्केट में लॉन्च करोगे तो कस्टमर्स खरीदेगा नहीं। तो कस्टमर्स क्या अब एक्सपेक्टेशंस बहुत बदल चुके हैं।
अब सिर्फ वो ये नहीं सोचेगा कि मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, मुझे खरीद लेना चाहिए। अब उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, वो कंपेयर करेगा, एक एक चीज़ का कंपैरिजन करेगा, फीचर्स कंपेयर करेगा, प्राइस कंपेयर करेगा, उसके बाद उसका क्वालिटी सब कुछ चेक करने के बाद वो डिसीजन लेगा। तो अब जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। रीड करते हैं एक एक लाइन। Society's expectations from business firms have undergone a drastic change over the years. In the early days, business were viewed only as a provider of goods and services. तो पहले हम बिजनेस को सिर्फ इसी नज़रिए से देखते थे कि बिजनेस सिर्फ गुड्स और सर्विस अवेलेबल करवा दे, वही बहुत है। आज के डेट में अवेलेबल से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे गुड्स अच्छे भी होने चाहिए। मैं दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों ना खरीदूँ, वो मैं एक क्वेश्चन होता है हर कस्टमर का कि अगर मैं समझो पर्टिकुलर कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहा हूँ तो हम कंपेयर करते हैं कि इसमें से कौन सा बेस्ट होगा, और ऐसे कंपैरिजंस के वीडियोस तुमको यूट्यूब पे कितने सारे मिल जाएंगे। तो अब कस्टमर रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट खरीदता है, ना कि आंख बंद करके। तो अब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस अगर हम बात करें तो बहुत बदल चुके हैं। जैसे अब सोसाइटी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है कि जो इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से कि तुम जॉब प्रोवाइड करोगे ताकि लोगों के घर चल सके, अपने कंट्री का जो पॉवर्टी वाला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। तो अब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी हाई लेवल पे जा चुके हैं। इसीलिए बिजनेस को भी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए ताकि ये जो एलिमेंट्स है वो बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे। थर्ड पॉइंट आ रहा है रेप्यूटेशन। अब अगर मैं बोलूँ रेपुटेशन के रिगार्डिंग तो ये होता है नेम एंड फेम ऑफ कंपनी। अब कंपनीज तुम लोग ने देखा रहेगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को ले लेते हैं, फिल्म स्टार्स को ले लेते हैं ताकि वो दिखा पाए कि उनका ब्रांड कितना बड़ा है, उनका ब्रांड कितना लॉयल बोल सकते हैं, उतना ब्रांड कितना पॉपुलर है। तो ये फेमस होने के लिए वो लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अब अगर आप लोग खुद सोचो कि अगर वो ये सब ना करके सिर्फ अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे कर लेते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को पगार एंड ऑल टाइम पे दे रहे हैं, कस्टमर्स को वो गुड्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं रीजनेबल प्राइस पे, तो ऑब्वियसली जब तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो तो वो भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे, पूरे एफर्ट डालेंगे। तो इनडायरेक्टली तुम्हारी कंपनी जो है वो गुडविल अचीव कर ही लेगी, क्योंकि अगर समझो एम्प्लॉयज़ खुश है, कस्टमर खुश है, गवर्नमेंट तुमसे खुश है, इन्वेस्टर्स तुमसे खुश है, तो तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो हो गई, साथ में तुम्हारी कंपनी का पब्लिसिटी, नेम एंड फेम सब कुछ अपने आप ही बनते रहेगा। तो तुम्हें इतने जगहों पर अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फॉलो करना है। Business spend huge amount of resources in brand building and strengthening their image. A socially responsible company enjoys a good reputation in the society. It results in increased sales, profitability, attraction of talent and sustained growth. तो यही बात हो रही है कि ब्रांड बिल्डिंग पे पैसा खर्च करने के बेटर होता कि तुम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कंपनी को ही मिलेगा। कंपनी के सेल्स बढ़ जाएंगे, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी, नए नए एम्प्लॉयज़ तुम्हारी कंपनी में आने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हारे कंपनी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से तुम्हारा जो फर्म है, तुम्हारा जो बिज़नेस है वो अपने आप ग्रोथ अचीव करेगा और रेपुटेशन भी अपने आप आ जाएगी। तो ब्रांड बिल्डिंग पे खर्चा करने से बेटर है कि तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लो। ये थे थर्ड पॉइंट। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कर लिए, एक तो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, दूसरा एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, और थर्ड हमने किया रेपुटेशन। फोर्थ पॉइंट आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करने के चक्कर में एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाता है। अब वो चाहे किसी भी वे में हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तो हमने भी ये नोटिस किया है कि एनवायरनमेंट को कितनी बुरी तरीके से हमने इम्पैक्ट डाला है उसके ऊपर, जिसका असर भी अभी दिखने लग गया है। Business organizations should make proper use of country's natural resources. They should avoid environmental degradation. तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना, और ये बिजनेसमैन लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। उनके चिमनी से बहुत सारा धुआं दिखेगा तुम्हें इंडस्ट्रीज एरिया में, अपने केमिकल्स वो पानी में डंप कर देते हैं, या उनके केमिकल्स जो है वो फर्टाइल लैंड के ऊपर अगर डाल दी जाए तो वो लैंड का फर्टिलिटी भी गायब हो सकता है। तो इस तरीके से तुम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। तो बिज़नेस का ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना बंद करो, और अपने जो ये वेस्टेज है, जो तुम रिसोर्सेज का गलत यूज़ कर रहे हो, उसका यूज़ भी मिनिमम करो या ऑप्टिमम करो,
तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में यही देखने मिल रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो पॉलिसी बनानी चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एक्सेट्रा। तो ये जो गैस एंड ऑल के वजह से ओजोन लेयर्स के अंदर होल हो गए थे। अब ओजोन लेयर अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, सनरेज के जो सनरेज है उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं जो हार्मफुल रहते हैं। तो इन पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर क्लियर करके हमारे पास जो सनरेज आते हैं वो उनमें से हार्मफुल चीज़ें हटा देता है। तो ओजोन लेयर अब होने ये लग गया कि हमारे एक्टिविटीज़ के वजह से, गैसेस के वजह से ओजोन लेयर के अंदर होल होने लग गए थे। तो अब ज़रा इमेजिन करो, अब जो रेज है सन के वो डायरेक्ट अगर हमारे स्किन पे पड़ेंगे तो स्किन बर्न हो सकता है, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। तो हमने इतने हद तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया था। अब अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं 1 ईयर 2 ईयर जो भी ये 1.5 साल का लॉकडाउन लगा था, इसमें ओजोन लेयर ने अपने आप को काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है। तो हम इससे ही पता लगा सकते हैं कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है तो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है। which have been caused by business, this have resulted in poor health of the community and placed a question mark on the survival of human species। तो धीरे धीरे वैसे भी बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स के स्पीशीज़ ख़त्म हो चुके हैं। अब ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम होते जा रहा है क्योंकि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा है रहने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट को ख़राब करने के पीछे बिज़नेस का बहुत हाथ होता है। तो बिज़नेस को ये ध्यान रखना है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, ना कि उसको डिग्रेड करे। 5th पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है कि रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है उनके सही तरीके से। हम जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो हम बहुत ही तेज़ी से पेट्रोल को यूज़ किए जा रहे हैं। अब होगा ये कि एक ना एक दिन, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, पेट्रोल हो सकता है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाए और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको पेट्रोल यूज़ ही ना करने मिले। तो हम कहीं ना कहीं सेल्फिश हो गए, हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को भी यूज़ करने लग गए। तो ये गलत चीज़ है कि तुम ओवर यूज़ करने लग गए हो रिसोर्सेज का। तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बिजनेस को मैक्सिमम बेनिफिट दिलाना चाहिए था, ना कि मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम प्रॉफिट कमाएं। तो हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करना है, उनका प्रॉपर यूज़ करना है। रीड करते हैं। मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। With such large resources, business are in a better position to protect society interest. Wastage of resources should be avoided. उनके पास resources है, बिजनेस के पास रिसोर्सेज खरीदने की कैपेबिलिटी भी है, उनके पास रिसोर्सेज को एक्सेस करने की भी कैपेबिलिटी है, खरीद सकते हैं वो। अब होगा ये कि इतने रिसोर्सेज आने के बाद तुम वो रिसोर्सेज को अगर वेस्ट कर दोगे तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, इनका वेस्टेज आगे जाके कहीं ना कहीं नुकसान साबित होगा। तो हमें ध्यान रखना है एज अ बिजनेसमैन कि हम इन रिसोर्सेज का वेस्टेज जितना अवॉइड कर पाए करो, और इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑप्टिमली यूज़ करना चाहिए। तो ये था 5th पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट पे, और 6th पॉइंट आ रहा है वर्कर्स के लिए। तो बहुत बार ये होता है ना कि अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक टीम बन जाता है और वो लोग आपस में एक यूनियन बना लेते हैं। अब इमेजिन करो अगर बिजनेसमैन एम्प्लॉयज़ को ढंग से ट्रीट नहीं कर पाएगा तो एम्प्लॉयज़ यानी मैनेजमेंट जो है, सॉरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका और एम्प्लॉयज़ का आपस में बहुत झगड़ा होना बनेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को समझो कंपनी पगार टाइम पे नहीं दे रही, या उनका प्रमोशन रुका हुआ है, या उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या उनको गुड वर्किंग कंडीशन नहीं दी गई है, तो ऑब्वियसली ये जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे और अल्टीमेटली इसका नुकसान जो होगा वो कंपनी को होगा। तो कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि वो इन ट्रेड यूनियंस के बारे में सोचे, वो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचे, ताकि ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कभी भी किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। Nowadays, workers have become conscious of their rights. Trade unions are growing fast and play important role in business environment. Workers expect management to provide fair wages, bonus, etc. तो हम तुमसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे, जितना हमारा डिजर्विंग होता है उतना तो हमें दे दो, ये एम्प्लॉयज़ का कहना होता है। और जब कंपनीज उतना पगार भी नहीं पे कर पाती तो ऑब्वियसली इनके जो यूनियन लीडर्स है वो अगर इन्हें कहेंगे कि हम स्ट्राइक पे चलते हैं, और अगर वो स्ट्राइक पे चले गए तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन रुक जाएगा और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कंपनी को। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम वर्कर्स के रिगार्डिंग, हम एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम फुलफ़िल करें, ताकि ट्रेड यूनियंस हमारे साथ एक फैमिली की तरह रहे और ना कि आपस में झगड़े हो। क्योंकि अगर
इंटरनली ही बिजनेस में झगड़े होते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस ग्रोथ अचीव नहीं करेगा। तो हमें हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, उनके लिए हमें वेजेस, सैलरीज, इनके पॉलिसीज़ के ऊपर बार बार वर्क करना पड़ेगा। हर साल के बाद कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट उन्हें देते रहना चाहिए। रीड करते आगे। तो वर्कर्स एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट। तो आपस में झगड़े होंगे तो ऑब्वियसली उसका असर बिजनेस पे पड़ेगा। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिजनेस शुड अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो अगर ये झगड़े वगड़े नहीं करने तो ऑब्वियसली सिंपल सा स्टेप है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो। अब बात कर ली हमने वर्कर्स की, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीदता है, अब ऑब्वियसली वो अपने पैसे खर्च करके तुम्हारा प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। ऐसे में अगर तुमने उसको चीप क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर दिए या तुमने उसको डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत कॉमन टर्म है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट तुमने प्रोवाइड कर दिया जिससे उतने चीप क्वालिटी के गुड्स मार्केट में आने लग गए। अब इसका जो नुकसान है वो कंज्यूमर को होगा, और साथ ही साथ अगर कंज्यूमर आगे जाके उसके गुड्स, समझो उसको डुप्लीकेट गुड्स प्रोवाइड कर दिए गए, तो ऑब्वियस ही बात है वो अब अगले बार तुम्हारी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो शॉर्ट टर्म में तुम कंज्यूमर को चीट कर भी लोगे, बट लॉन्ग टर्म में तुमने वो कंज्यूमर हमेशा के लिए खो दिया है। सिर्फ वो कंज्यूमर को नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी सजेस्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स मत खरीदो, ये कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंज्यूमर्स को चीट करते हैं। तो कंज्यूमर्स भी अब अवेयर हो चुका है। साथ ही तुमको पता है कि मीडिया, हम एक पॉइंट करेंगे नीचे मास मीडिया का, या मीडिया से रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड ऑल। तो अब कंज्यूमर शांत नहीं बैठता। अगर समझो उसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल गए, या जैसे हमने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन और वो प्रोडक्ट नहीं आके कुछ और प्रोडक्ट आ गया, तो कंज्यूमर आज के डेट में फटाफट उस पर्टिकुलर चीज़ का वीडियो निकाल लेता है और सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। और ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो अब कंपनी के रिगार्डिंग केस कर सकते हैं। बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए। तो एक छोटी सी गलती कंपनी को बहुत भारी पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। कंज्यूमर ने अगर एक वीडियो डाल दिया कि कंपनी ने चीट किया है या कंपनी अपने प्रोमिसेस पे वर्क नहीं कर रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दिया जा रहा है, या उनको कुछ और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया चीप क्वालिटी का, तो एक वीडियो मीडिया पे अगर वायरल हो गया तो इससे अल्टीमेट नुकसान जो है, पूरा का पूरा जो नेम एंड फेम है कंपनी का, वो डूब सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई रख पाए, हम अपने कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट दे पाए जो उन्हें चाहिए। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया and increasing competition in the market have made the consumers conscious of their rights and powers in determining market forces। तो अब कंज्यूमर पहले जैसा नहीं है कि तुमने उसको बस प्रोडक्ट बेच दिया और वो घर चले जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो अब वो एक्शंस लेगा। अब उसके पास इंटरनेट है, कनेक्टेड है, वो मीडियाज़ है, वो अपने ये वीडियो वायरल कर सकता है कि कंपनी ने कैसे उसके साथ धोखा किया है, और ऑब्वियसली इससे कंपनी का जो नेम है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। सो बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू फॉलो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़। तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है एज अ बिजनेसमैन कि हम कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। ऐसी नौबत ही नहीं आने दे कि कंज्यूमर्स कंप्लेन करें। हम उनको हर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो उनकी नीड्स है, सेटिस्फैक्शंस है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, हमें वो गुड्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए ताकि कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो कंपनी को होगा। तो ये था 7th पॉइंट। अब एम्प्लॉयज़ की बात हो गई, कंज्यूमर्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं कि वो बिज़नेस के रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर सकता है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है हर बार बिज़नेस में दखल अंदाजी देने की, ताकि बिज़नेस का जो एक्टिविटीज़ है वो मेंटेन रहें, कुछ गलत काम ना हो बिज़नेस के चक्कर में। तो कुछ लोग बैन प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी सेल होते रहता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते रहने पड़ते हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम, रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसीज़। तो बिजनेसमैन को इन सारे पॉलिसीज़ का ध्यान रखना है, इन पूरे रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को अगर ब्रेक किया जाएगा, ब्रीच किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो नुकसान है वो कंपनी के ऊपर होगा। हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, फाइन्स और पेनल्टीज़ के तौर पे। तो हमें अगेन ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट तो अपने रूल्स रेगुलेशंस के साथ बिज़नेस में आने ही वाला है। वो हमें बिज़नेस में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करने वाला है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फुलफ़िल करें। जैसे टैक्स टाइम टू टाइम पे करते रहें,
कुछ भी ऐसे बिजनेस ना करे जो गवर्नमेंट ने मना करके रखे हैं। तो हमें अगर चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दखल ना दे, तो हमें ऑब्वियसली उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, बस दैट्स इट जो हम लोग ये पॉइंट में करेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, government regulations are undesirable because they limit freedom. Government have enacted various laws. This has put moral as well as legal pressure on business. तो बहुत सारे लॉस, बहुत सारे कानून बना रखे गवर्नमेंट ने, और इन कानून को फुलफिल करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का है। तो बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि हमसे ये लॉ कहीं छूट ना जाए, पेनल्टी ना लग जाए। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे टाइम्स दिए गए कि 11 तक मार्केट ओपन रह सकता है, 2 बजे तक मार्केट ओपन रह सकता है। तो उसके बाद अगर तुम मार्केट ओपन रखोगे, अपना शॉप ओपन रखोगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स है वो आके तुम पे क्या कर सकते हैं, फ़ाइन वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छे से फुलफ़िल करनी चाहिए। ये तो बात हो गई एम्प्लॉयज़ की, कंज्यूमर्स की और गवर्नमेंट की। अब हम जो ये कर रहे हैं ना सोसाइटी के लिए, इसका अल्टीमेट बेनिफिट भी तो कंपनी को ही मिलेगा। तो कंपनी को तो वैसे भी करना चाहिए। अगर कंज्यूमर्स के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को खुश रख पा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स एंड ऑल टाइम पे कर पा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं, सोसाइटी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके दे रहे हैं, या उनको जब भी हेल्प पड़ रहा है मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी टाइप में, उनकी जब हेल्प की टाइम आ रही है और हम उनको हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे लोग नोटिस करते हैं इन चीज़ों को कि कंपनी कितना कुछ कर रही है हमारे लिए। तो कंज्यूमर्स अगर तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है वो फिर खरीदेगा, एम्प्लॉयज़ तुम्हारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहेगा नहीं, बिकॉज तुम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहे हो। सोसाइटी तुमसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है बिकॉज तुमने सोसाइटी की हेल्प की है। जैसे हमने बहुत सारे न्यूज़ में आए दिन आते रहता है कि टाटा ने यहाँ डोनेट किया, टाटा कंपनी ने वहाँ डोनेट किया, टाटा अपने वो एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी दे रहा है जो अब नहीं है, कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी सैलरी मिलेगा। तो जब इतना तुम सोसाइटी के रिगार्डिंग सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी तुम्हारे तरफ एक अच्छे इमेज के थ्रू, एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू कंपनी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो तो कंपनी को खुद को ही हो रहा है। तो कंपनी को अपने प्रॉफिट के लिए, अगर समझो दूसरों के वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर लो। ये है पॉइंट नंबर 9। A firm and its image stands to gain maximum profits in the long run when it has its highest goal has service to society, when increasing number of members of society including workers, consumers, shareholder, government officials feel that business enterprise is not serving their interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. So in their own self interest, a firm fulfills its social responsibility. तो यही बोला गया कि अगर तुम सर्विस अपना एम रखोगे ना, प्रॉफिट तो अपने आप होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को सर्विस दोगे, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचोगे, तो ऑब्वियसली वो भी रिटर्न में कंपनी के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाएंगे। तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट तो कंपनी को खुद को हो रहा है। बट अगर तुम इनके रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करोगे तो अब दिक्कत आएगी। अब हो सकता है कि ये लोग भी अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर ले, यानी एम्प्लॉयज़ हो सकता है कंपनी छोड़ के चला जाए, कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं परचेस करके किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेस करेगा, इन्वेस्टर्स अपना जो भी पैसा तुम्हारे कंपनी पे लगाया वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो ये भी हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, और अगर हम इनके बारे में सोचेंगे तो वो भी कंपनी के बारे में सोचेंगे, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद 10th पॉइंट, कॉम्प्लिसिटीज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे इसमें हम बेसिकली वही बात करेंगे कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है पॉल्यूशन एंड ऑल के वजह से, वर्कर्स लोग को अगर हम अच्छे वर्किंग कंडीशन नहीं दे पा रहे, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जो कंपनी खुद क्रिएट करती है। जैसे अगर वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान होगा सोसाइटी को। वो अगर वर्कर्स को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं काम करने का जहाँ पे साफ़ पीने का पानी भी नहीं है, जहाँ पे वेंटिलेशंस के प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्वियसली वर्कर्स जो है वह खुद कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। कंज्यूमर्स को बहुत चीप क्वालिटी की गुड्स तुम प्रोवाइड कर रहे हो, कंज्यूमर भी अपना जो भी प्रोडक्ट है वो तुम्हारी कंपनी के बंद करेगा खरीदना और किसी और कंपनी के खरीदने लग जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स कंपनी खुद क्रिएट कर लेती है अपने आप के लिए। तो इन सोशल प्रॉब्लम्स को अगर ख़त्म करना है तो कंपनी को अपने बिजनेस को अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। 10th पॉइंट रीड करते हैं। Some of the social problems have been created by business firms themselves, such as pollution, unsafe workplaces, discrimination, etc. It is the moral obligation of business to solve such social problem. तो ये बिजनेस का फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद क्रिएट की है उनको तो वो सॉल्व कर ही पाए।
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 जो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि अब नेशनल बाउंड्रीज हट चुकी है। अब बिजनेसमैन इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बिजनेस कर सकता है, दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं। तो इससे हुआ ये है कि कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे अब फैल चुका है, या कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। तो हमें अब अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में सोचना पड़ेगा। अब हमें ह्यूमन रिलेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि हम इस कंपटीशन को अच्छे से सर्वाइव कर पाए। द एंटायर ग्लोब इज़ द मार्केट प्लेस नाउअडेज। इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड challenges to business. International trade barriers have reduced and resulted in global distribution of goods and services. Countries who have adopted good practices are influencing the world. तो अब इतने बड़े लेवल पे कंपटीशन है, तो अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तुम एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे कि कैसे पर्टिकुलर कंपनी सोसाइटी का वेलफेयर करते हुए भी प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स होंगे, उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, और ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड तुम्हारी कंपनी का इमेज जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, काफ़ी पॉजिटिव दिखेगा, जिससे आगे जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को तुम उस पर ध्यान देके तुम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे और ऑब्वियसली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। लास्ट पॉइंट है अपना रोल ऑफ मीडिया। तो इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि अब सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हर कोई इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो अगर हमने एम्प्लॉयज़ के साथ गलत किया, या अगर हमने कंज्यूमर्स को चीट किया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, कंज्यूमर उसका वीडियो निकाल के डाल देगा अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे, यूट्यूब्स पे। ठीक उसी तरह एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी उस चीज़ का रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे मीडियाज़ पे, और ऑब्वियसली वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। तो इससे जो है लोगों का ध्यान अट्रैक्ट होगा और फिर उस कंपनी के इमेज की बैंड बज जाएगी। तो ऑब्वियसली बिजनेस को ये ध्यान रखना है कि वो पूरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखे और वो किसी को भी चीट ना करे, क्योंकि अब सबके पास अपने अपने राइट्स है, सब कंप्लेन कर सकते हैं, सब तुम्हारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी वायरल कर सकते हैं अगर तुम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अगर तुम उनको चीट कर रहे हो। तो मास मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में, क्योंकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, मीडिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। ड्यू टू इंटरनेट इट इज़ ईजियर टू रीच अ कॉमन मैन. Media is very vibrant and active. It can influence masses in society. Media can raise voice against business malpractices and exploitation of consumers. तो देख सकते हो अभी या तो तुम आवाज़ उठा लो या तुम्हारे बिहाफ पे बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, किसी बिजनेस ने तुमको चीट किया है, एक्सप्लॉइट किया है, तो ऑब्वियसली NGOs क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करेंगे या उसके रिगार्डिंग मीडिया पे इंफॉर्मेशंस लीक हो जाएगी कि कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था। तो इसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो बिज़नेस के ऊपर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। बिज़नेस के रेपुटेशंस तो पूरी बिगड़ जाएगी। तो बिज़नेस को ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीज़ों का। आज जैसे कंपटीशन जिस लेवल पे जा चुका है, तो बिज़नेस ये गलती नहीं कर सकता। जितनी मेहनत करी थी बिज़नेस को सेट करने में, वो बहुत जल्दी वो पूरी इमेज ख़राब हो सकती है। तो बिज़नेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यूज़। तो ये था कि कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम तुम लोग 7 to 8 पॉइंट्स रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो तुम्हें इसमें से ईजी लगे। 12 पॉइंट पूरे टोटल पॉइंट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो तुम लोग भी मैक्स टू मैक्स 7 to 8 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लो, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स तुम्हें खाली पता रहने चाहिए। तो इसके आगे का जो भी लेक्चर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।